नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके सामने एक और डरावनी कहानी लेकर हाजिर हो चुका हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन से बेहतरीन हॉरर स्टोरीज लेकर आऊंगा और इसके लिए भले ही मुझे कितना ही टाइम लग जाए, तो मेरे लिए यह संभव नहीं हो सकता कि मैं आपके लिए रोजाना शाम को स्टोरी लेकर आ सकूं, क्योंकि उससे फिर स्टोरी की जो क्वालिटी है वो कमजोर हो जाती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए सप्ताह में 2 या 3 बार स्टोरीज अपलोड करता रहूं। तो आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के बागपत में रहने वाले सुरेश की है। एक बार उनके साथ उनके ही परिवार की घटना घटित होती है। जब वो पहली बार उस घटना से रूबरू होते हैं तो बहुत डर जाते हैं, लेकिन जब उनकी पूरी सच्चाई उनके सामने आती है तो उनका पूरा दिमाग चकरा जाता है और एक बहुत बड़ा रहस्य उनके परिवार के सामने आता है। तो उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं और उसकी एक अच्छी सी स्टोरी तैयार करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप हमें पहले की तरह ही इस स्टोरी पर भी अपना पूरा प्यार देंगे और साथियों, मुझे आपके प्यार की काफ़ी ज़रूरत भी है। मेरी मेहनत के अनुरूप मुझे आपका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को अपना सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं और आगे की जो स्टोरी होगी वह हम सुरेश के दृष्टिकोण से सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश। हमारे गांव में एक पुलिया बनी हुई है और उस पुलिया के बारे में पूरे गांव वालों को डर लगता था। सब कहते थे कि वहां पर बहुत सारी काली आत्माएं भटका करती है। जो भी उस तरफ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। रात के समय उस पुलिया को पार नहीं करना चाहिए आदि चीजें। तो मेरे मन में हमेशा ही उस पुलिया के बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रहती थी और मुझे इन भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास में नहीं हुआ करता था। तो मैं लोगों से कहा करता था कि भाई आप झूठ क्यों बोला करते हो, उस पुलिया पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग मुझे कहते थे कि नहीं, वहां पर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है और जब तुम उसे अपनी आंखों से देखोगे तभी तुम यकीन करोगे। तो मैं अक्सर उस पुलिया पर जाता रहता था ताकि मुझे भी उस रहस्य के बारे में पता चल सके। ऐसे ही एक बहुत सर्द अंधेरी रात में सर्दी की वजह से मैं कांपता हुआ गांव की उस तंग पुलिया को पार कर ही रहा था कि अचानक मेरी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ती है। आंखों के ऊपर हाथ फेरा तो 2 अधेड़ उम्र के आदमी मेरी ओर आ रहे थे। वे चिल्लाए, कौन है वहां, कौन है? टॉर्च की तेज रोशनी से मैं उन्हें सही से नहीं देख पा रहा था। ज्यों ही मैंने पुलिया पार की तो उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। वह खाकी वर्दीधारी पुलिस के 2 गठीले जवान थे। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम और रात के 2 बजे यहां क्या कर रहे हो? हालांकि यही सवाल मेरे मन में भी उठ रहे थे कि आखिर इतनी रात को ये पुलिस के जवान यहां क्या कर रहे हैं। आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। मैंने बहुत ही सहजता से जवाब दिया कि मैं यहाँ के सरपंच रामनाथ जी का पुत्र हूँ। ये सुनते ही उनके चेहरे पर विस्मय का बोध हुआ। शायद यह नाम उनके लिए नया था। मुझे भी अचरज हुआ कि गांव के पुलिस स्टेशन में शायद ही कोई पुलिसकर्मी हो जो पिताजी को न जानता हो। आखिर बड़े बड़े अफसर पिताजी के मुरीद जो थे, सभी उनके व्यवहार के गुण गाते नहीं थकते थे। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरा नाम सुरेश है और मैं शहर के अस्पताल में डॉक्टर हूँ। मुझे अस्पताल में रात की आपातकालीन सेवा देनी होती है, इसलिए मैं रोज रात को गांव से शहर निकलता हूँ। मेरा जवाब सुन वह दोनों आश्वस्त नजर आ रहे थे, तो मैंने भी कुछ चैन की सांस ली, क्योंकि जो भी मैंने उन्हें बताया वह झूठ था। मैं कोई पेशे से डॉक्टर नहीं था और ना ही मुझे कोई रात की ड्यूटी देनी होती थी। हाँ, यह जरूर सत्य था कि मेरा नाम सुरेश है और मैं रोज रात को यहाँ से गुजरता हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर उस रहस्य को जानना था कि आखिर कौन सी शापित आत्मा इस पुलिया के ऊपर भटकती है और गांव वालों को परेशान करती है। इसी रहस्य को जानने के लिए रोज रात को 2 बजे यहाँ पर चक्कर काटने के लिए आता था। तो इन पुलिस वालों को देखकर मुझे लगा कि शायद गांव वालों ने यहाँ पर पुलिस स्टेशन से 2 जवानों को निगरानी के लिए रखा होगा, ताकि रात के समय अगर कोई गुजर रहा हो
तो वह अपने आप को अकेला समझकर डरे नहीं। मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी। इस पुलिया का रहस्य जानने की। कई लोगों से सुना था कि इस पुलिया पर एक काला साया रहता है। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं वो रहस्य खोजने हर रात इस पुलिया की तरफ चल देता हूँ। लेकिन आज तक मेरे साथ कुछ भी विचित्र घटित नहीं हुआ। उन दोनों पुलिसकर्मियों ने मुझसे पूछा, आप रोज 2 बजे रात को यहां से गुजरते हो, क्या आपको डर नहीं लगता? यह तो मालूम है ना कि यह एक शापित पुलिया है और रात को यहां से गुजरने की मनाही है। कल रात पड़ोस के गांव के दूध वाले के बर्तन में दूध की जगह खून निकला। हमने उससे बात की तो बार बार इस पुलिया का नाम लेता है और पसीना पसीना हो जाता है। इसके आगे चूं तक नहीं करता। यह बात तो पता है ना, या इससे भी अनजान हो? मेरे लिए तो यह अचरज भरा था, क्योंकि कल रात 2 बजे मैं यहीं पर था और उस समय तो कुछ ऐसा घटित नहीं हुआ था, तो भला यह कैसे संभव था? शायद मेरे जाने के बाद यह सब हुआ हो। तो आज मैंने फैसला किया कि मैं कल कुछ देर और ठहर लूंगा इस पुलिया के पास। लेकिन अगर ये पुलिस वाले रोज रात को यहाँ पर पहरा देंगे तो मेरे लिए रोज रात को 2 बजे यहाँ पर आना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि कैसे भी करके इनको तो यहाँ से हटवाना ही पड़ेगा। तो मैं जब घर पर पहुंचा तो पिताजी से आग्रह किया कि आप पुलिया पर से पुलिस हटवा लीजिए। वहां पर ऐसा कुछ भी विचित्र नहीं है, ये केवल गांव वालों का भ्रम है। पिताजी अक्सर मेरी सलाह लिया करते थे, तो उन्होंने भी इस पर हामी भरी और कहा, मैं तो दरोगा साहब को कब से कह रहा हूं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। बेवजह ही सिपाही की तैनाती किए बैठे हैं। इतनी ठंड है बाहर, क्या हाल होता होगा बेचारों का। मैं कल ही उनसे इस बारे में बात करता हूं। यह कहते ही पिताजी अपने कमरे में चले गए। उन्हें नयापन रास नहीं आता। अपने जमाने की चीजों से उन्हें अत्यधिक लगाव है। शायद इसीलिए उन्होंने कभी अपने कमरे की मरम्मत ही नहीं करवाई। सुबह पिताजी पुलिस स्टेशन गए और पुलिया से पुलिस हटवाकर ही वापस लौटे। दरोगा जी बहुत सम्मान करते हैं पिताजी का, तो उन्होंने पिताजी की बात मान ही ली थी। दरोगा जी भी बड़े सज्जन इंसान हैं। मेरी उनसे मुलाकात 4 या 5 बार हो चुकी होगी, लेकिन जितनी बार भी मैं उनसे मिला, उनके व्यक्तित्व ने मुझे प्रभावित अवश्य किया था। अब मैं खुश था, क्योंकि पुलिया पर से कानूनी निगरानी हट चुकी थी और मैं स्वतंत्र होकर उस रहस्य को खोज सकता था। अब इंतजार था तो बस आज की रात का। आज तो मैंने पूरा मन बना ही लिया था कि उस काले साए की अफवाह को दूर करके ही दम लूंगा। मुझे बचपन से ही जासूसी किताबें पढ़ने का शौकीन था, इसलिए मेरे लिए यह नई बात नहीं थी। आखिरकार शाम का समय हुआ। माँ ने मेरे छोटे भाई और पिताजी को खाना खिलाया। मैंने और माँ ने भी कुछ देर बाद खाना खा लिया और सब एक साथ सो गए। ठंड इतनी थी कि कुछ देर तक तो पैर गर्म ही नहीं होते थे। पिताजी, माँ और भाई सो चुके थे और मैं कुछ देर तक सोने का नाटक करता रहा। आधी रात को मैं आराम से कंबल सरकाकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की कुंडी खोलने लगा, लेकिन कमबख्त गिलास को भी अभी ही गिरना था। गिलास के गिरने की आवाज सुनकर पिताजी अपने कमरे से ही जोर से चिल्लाए, कौन है वहां? अचानक मेरी माँ उन्हें गुस्से में जवाब देती है, अरे तुम भी ना, सो जाइए चैन से। अब यही काम रह गया कि रात को बिल्ली से जाकर लड्डू। इतनी अच्छी नींद आ रही थी। सत्यानाश, सो जाइए। उनकी बातें सुनकर मेरी हृदय गति तो बस रुकने को थी कि दोनों दोबारा सो गए। मैंने सावधानी से दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर आ गया। आज मुझे उस रहस्य को जानने से कोई नहीं रोक सकता था। मैं एक छोटी सी टार्च लेकर पुलिया की ओर जाने वाले रास्ते पर निकल पड़ा। इस रास्ते पर मैं काफी समय से जाता रहा था, लेकिन आज कुछ अलग ही सन्नाटा पसरा था। रास्ते की 2-4 झुग्गियां जिनमें लाइट हमेशा जली रहती थी, आज वह भी नहीं जगमगा रही थी। एकदम सन्नाटा और घना काला अंधेरा। सन्नाटा इतना कि मैं अपनी सांसों की आवाज तक को सुन सकता था। मेरी सांसें, मेरे चलने की आवाज और रात्रि के कीड़ों की सरसराहट, जैसे तैसे मन ही मन गाना गाता मैं पुलिया तक पहुंच ही गया। घड़ी पर देखा तो लगभग 2 बजे थे। मैं मुश्किल से यहां आधा घंटा रुकता था और चला जाता था, लेकिन आज मैं यह गलती नहीं दोहराने वाला था। पुलिया के एक किनारे पर सहारा लिया और कमर लगाकर बैठ गया। ठंड बहुत थी, इसलिए मैं सिकुड़ कर ही बैठा रहा।
किसी प्रेत आत्मा से अधिक डर तो मुझे जंगली जानवरों का लग रहा था। यह कुछ खुला क्षेत्र था जिसमें कोई भी जानवर मुझे आसानी से देख सकता था। मैंने साहस जुटाया और कुछ गाने मन ही मन में गाने लगा। घड़ी पर देखा तो 3 बजने को था। अब तो सब्र भी मेरी परीक्षा लेने लगा था। मैंने वापस जाने का निर्णय लिया और इसे लोगों का भ्रम समझकर घर की ओर चलने को उठा ही था कि अचानक मेरे कानों ने एक अजीब सी सरसराहट सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। पहले तो मैंने इसे किसी छोटे जानवर की सरसराहट समझा, लेकिन धीरे धीरे यह और नजदीक से आने लगी। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मेरा पूरा चेहरा पसीने से तर हो आया था। अब मैं स्वीकार कर सकता हूं कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मन में शंका थी कि यह कोई जानवर है या कुछ और। मैंने एक पत्थर उठा लिया। कौन है वहां? जो भी है सामने आओ। मैं तुमसे नहीं डरता, आओ मेरा सामना करो, मैंने कांपते हुए कहा। मैं जैसे ही सरसराहट के कुछ नजदीक जाता तो वहीं सरसराहट किसी दूसरी दिशा से आने लगती। अब तो वहां से भागने के सिवा मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। सरसराहट बंद हुई तो पुलिया के नीचे से किसी लड़की की रोने की आवाज सुनी। वह आवाज किसी लड़की की थी या औरत की, यह समझने का समय मेरे पास नहीं था और ना ही दिमाग इतना सोच पा रहा था। मैं तो बस पुलिया के ऊपर चढ़कर उसे नीचे की ओर ढूंढने लगा। पुलिया के नीचे देखने पर कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने हाथ में रखा पत्थर आवाज की ओर फेंक मारा। अचानक मेरे पत्थर फेंकते ही वह आवाज अब हंसी में बदल गई। वह हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे हाथ पांव फूलने लगे और फिर वही सन्नाटा पसर गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें बहुत तेज गति से चल रही थीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर ये हो क्या रहा है। मैंने वहां से भागने की ठानी। भागते हुए पुलिया पार की और जैसे ही मैं कुछ आगे बढ़ा, मेरा पांव किसी चीज से टकराया और मैं गिर पड़ा। देखा तो वहां कुछ नहीं था जिससे मैं टकरा जाता। संभवतः यह भी उसी साए का काम था। और फिर सहसा उसी आवाज ने मेरे कानों पर एक बार फिर दस्तक दी। इस बार उसके रोने में कुछ गुस्सा था, जैसे वह खुश नहीं है मेरे यहां आने से। आवाज धीरे धीरे भारी होती रही और मेरी सांसें भी। आवाज किसी महिला या लड़की की नहीं, बल्कि एक पुरुष की आवाज बन चुकी थी। मुझे पता था मैं इसकी इच्छा के बिना यहां से नहीं निकल पाऊंगा, सो मैंने पुलिया के नीचे जाने का फैसला किया। मैंने टॉर्च को उस तरफ किया और नीचे उतरने लगा। वह आदमी कुछ धुन गुनगुनाने लगा। मुझे नहीं पता मुझे उस समय क्या हो गया था, लेकिन मैं स्वयं के वश में नहीं था। वह धुन मुझे मंत्रमुग्ध कर रही थी और अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इसके आगे मुझे कुछ याद नहीं। बस जब मैंने स्वयं को सम्मोहन से मुक्त पाया तो मैं अलग ही जगह पर था। एक घना जंगल जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। ऐसे पेड़ गांव में तो छोड़िए, गांव के बाहर भी नहीं देखे थे मैंने। यह मैं कहां आ गया? मन ही मन सोच रहा था। मैं चिल्लाया, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो, क्या कोई है? मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं यहां कैसे पहुंचा। वह औरत की आवाज किसकी थी और वह आदमी? यह सब कुछ किसी दुःस्वप्न जैसा था। मैं यह सोच ही रहा था कि वह धुन फिर सुनाई देने लगी। वह भी सिर्फ आदमी की आवाज में नहीं, बल्कि अब वह औरत भी उसका साथ दे रही थी। मैं समझ चुका था कि मेरे आसपास एक नहीं 2-2 आत्माएं भटक रही थीं, या उससे भी ज्यादा। इस बार उस धुन ने मुझे सम्मोहित नहीं किया। मैं पूरे होश में उनकी कराहती आवाज में वह धुन सुन ही रहा था कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं तुरंत पीछे मुड़ा तो अवाक रह गया। मैंने देखा कि मेरे पीछे एक औरत मुझे घूर रही थी। उसकी गहरी नीली आंखें, बिखरे हुए बाल, विकृत चेहरा, यह सब कुछ मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसके काले लंबे दांत, मुंह से निकलते सफेद घिनौने कीड़े और तेज सड़न जैसी बदबू। मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। हाथ पांव जोर जोर से कांप रहे थे। मैं पूरा सुन्न पड़ गया था। उसकी तेज शैतानी हंसी मानो मेरे कानों को चीर रही थी कि अचानक वह रुकी। उसकी आंखें अब सामान्य थीं, चेहरा भी, और वह सब कुछ जो मुझे भयावह लग रहा था। उसकी नीली चमकदार आंखों में मैंने आंसू देखे। वह मुझे प्रेम से देखने लगी, मानो मुझे पहचानने लगी हो। मैं हैरान था कि आखिर उसने मुझ में ऐसा क्या देख लिया। वह मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया।
ये उसकी कोई शैतानी चाल हो सकती थी, इसलिए मैं सतर्क था, और सतर्क ना भी होता तो भी भला क्या कर लेता। उससे पार पाना तो वैसे भी मेरे लिए संभव नहीं था। मुझे तो यह उसकी कोई शैतानी चाल ही लग रही थी। वह मुझे गले लगाकर रो ही रही थी कि एक दूसरा साया मेरे चारों ओर तेजी से घूमने लगा। मैं उसे महसूस कर सकता था। उसने एक झटके में मुझे कुछ दूर पटक दिया। मेरे हाथ और कमर पर बहुत तेज चोट लग गई थी। मैं कराह रहा था। टॉर्च भी अब मेरे हाथ से छिटक गया था। यह साया संभवतः उस आदमी का ही था। मैं अभी तक उसे साफ साफ नहीं देख पाया था। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, उस अदृश्य शक्ति ने मुझे पैरों से घसीटना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे दुष्ट राक्षस, बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो। अब मेरे पिताजी रोज सुबह पूजा पाठ किया करते थे, तो हनुमान चालीसा के कुछ मंत्र मुझे याद थे। मैं रोते रोते मंत्र पढ़ने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। इतने में वह साया रुका और जोर जोर से यही मंत्र अपनी शैतानी आवाज में दोहराने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। मानो वह मेरा मजाक बना रहा हो। यह सब आपके लिए हास्यास्पद हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह आश्चर्य की बात थी कि उसे कुछ नहीं हुआ। अब तक फिल्मों में तो मैंने यही देखा था कि शैतान भगवान के नाम से दूर भागता है। उस साए ने मुझे ऊपर उठा लिया कि तभी एक आवाज आई, छोड़ दो उसे। यह आवाज उसी औरत की थी। साए ने मुझे छोड़ दिया और वह औरत मेरे नजदीक आई। इसे चोट मत पहुंचाओ, दूर हो जाओ इससे, औरत ने साए से कहा। मैं मन ही मन सोचने लगा कि जो अब तक मुझे अपना शैतानी रूप दिखाकर डरा रही थी, वह मेरे प्रति इतनी नर्म क्यों हो गई। क्या दिलचस्पी थी उसकी मुझ में। वह मेरे पास आई और उसने मेरी आंखों में कुछ देर देखा, मेरे गले से मेरा लॉकेट उखाड़ा और उसे गौर से देखने लगी। वह साया भी अब अपने असल रूप में आ गया। सिर पर पगड़ी, झुर्रीदार त्वचा, आंखों में आंसू और बदन पर धोती कुर्ता। अच्छा हुआ कि उसने मुझे अपना विकृत रूप नहीं दिखाया, अन्यथा इस बार तो मैं हृदयघात से ही मर जाता। उन्हें मेरे लॉकेट में रुचि थी या लॉकेट में लगी हुई मेरे पिताजी की तस्वीर से। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन और क्या चाहते हैं मुझसे। वह मेरी ओर देखकर कहती है, ये लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? तुम सुरेश हो ना तुम मेरे सुरेश। यह कहकर वह आदमी सिसकियां भरने लगा। देखो रमा, यह हमारा सुरेश है, पहचाना इसे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और कुछ खो देने का गम भी। वह औरत मेरे पास आई और मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं तो पहले ही पहचान गई थी अपने बच्चे को जब मैंने इसके गले में ये लॉकेट देखा। ये कहते ही अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आया। मैं नहीं भूल सकती वो काली रात। तुम्हें हमें आजाद कराना होगा। तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे भीतर वह साहस देखा है। तुम हमें मुक्ति दिलाओगे। याद रखना वह धुन और जय हिंद। अचानक वो दोनों मुझसे दूर होने लगे और उनकी आवाज भी। और एक आखिरी आवाज मुझे आई कि याद रखना मेरे बच्चे, हौसला रखना। इसके बाद एक तेज रोशनी आई और वह दोनों गायब हो गए। इतना ही देख पाया था मैं, और अगले ही पल मैंने खुद को शहर के अस्पताल में पाया। वही अस्पताल जहां का डॉक्टर बनने का झूठ मैंने उन दोनों पुलिसकर्मियों को बताया था। मेरी कमर पर और हाथ पर पट्टी लगी थी। सामने गांव के 2-4 लोग और पड़ोस के काका खड़े थे, और दूर खिड़की के पास खड़े पिताजी चिंतित और परेशान लग रहे थे। काका चिल्लाए, अरे जल्दी आओ, होश आ गया अपने सुरेश को। पिताजी भागे भागे आए और मेरे पास आकर बैठ गए, मेरा हाथ थामा और मेरे माथे को चूमने लगे। उनके आंसुओं को मैं अपने गाल पर महसूस कर सकता था। कहां चला गया था मेरा सुरेश, कहां चला गया था? वह जोर जोर से रोने लगे। 2 दिन से बेसुध पड़ा है। यहां तेरी माँ और मैं कितने परेशान हैं। दोनों ने एक निवाला तक नहीं लिया, बस तेरे होश में आने की मिन्नतें कर रहे हैं माँ भवानी से। मैं आश्चर्य में था, तो मैंने पिताजी से कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप? 2 दिन? क्या 2 दिन से मैं अस्पताल में पड़ा हुआ हूं? तो पिताजी ने कहा, हाँ 2 दिन। 2 दिन से तूने आंख नहीं खोली। गांव के लोगों ने तुझे पुलिया के पास बेहोश पाया। क्यों गया था तू वहां? सब मेरी ही गलती है। मुझे हटवानी ही नहीं चाहिए थी पुलिस वहां से। कम यह तो ना होता।
ना जाने किसकी नजर लग गई है हमारे गांव को भवानी। यह कहकर पिताजी डॉक्टर से कुछ बातचीत करने लगे और वापस मेरे पास आकर बोले, चलो अब यहां से, घर में तुम्हारी मां तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। काका ने मुझे पीठ पर उठा लिया और हम घर के लिए निकल गए। घर के दरवाजे पर पहुंचकर पिताजी चिल्लाए, अरे भाग्यवान, बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। मां बदहवास दौड़ी चली आई। मुझे देखते ही मां की खुशी का कोई ठिकाना न था। मेरा सुरेशू, और मुझे गले लगाकर रोने लगी। सब लोग भीतर आ गए। मां ने मेरा बिस्तर लगाया और मुझे चाय देकर मेरे सिरहाने पर बैठ गई। बाकी सब लोग, काका और पिताजी बैठकर बातें करने लगे। पिताजी, काका और सभी गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे कि हो ना हो ये उसी शैतानी चुड़ैल का किया धरा है। वहां पर एक चुड़ैल तो छोड़िए, वहां ऐसी न जाने कितनी आत्माएं हैं। सब लोग आपस में बातें करने लगे। अचानक पिताजी उनसे कहते हैं कि काहे की बेफिजूल की बातें किए जा रहे हो तुम सब। भूत प्रेत पिशाच क्या लगा कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। सरपंच जी, आप मानो या ना मानो, लेकिन पूरे गांव के लोगों का तो यही मानना है। अब आगे भगवान ही जाने। ये कहते ही सभी लोग उठे और चले गए। पिताजी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गए और वापस आकर मुझसे पूछने लगे, क्या देखा तुमने वहां? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे ही पुलिया पर कौतूहलवश चला गया था और वहां पर मेरा पांव फिसल गया। मैंने पिताजी से कहा कि क्या आप भी भूत प्रेत पर विश्वास करने लगे? नहीं नहीं बेटा, बस ऐसे ही आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। ये कहकर पिताजी अपने कमरे में चले गए और मां भी मेरे सिर पर हाथ फेरकर उनके पीछे चली गई। मैं अकेले बिस्तर पर पड़ा सोचता रहा कि वो दोनों आत्माएं मुझे और पिताजी को कैसे जानती हैं। वह मुझे कुछ बताने की कोशिश तो कर रही थी, मगर क्या? मुझे क्यों वो धुन याद रखनी है? और उन्होंने अंत में मुझे जय हिंद क्यों कहा? क्या यह कोई संकेत था? मुझे इतना तो पता चल चुका था कि वह मुझे और पिताजी को जानते थे, मगर कैसे? मैं सोच ही रहा था कि अचानक एक विचार मेरे मन में आया। यदि वो आत्माएं मुझे और पिताजी को जानती थी तो यकीनन उनकी तस्वीर पिताजी और मां की शादी की एल्बम में होंगी। मैंने खोजबीन शुरू कर दी, अलमारी खोली और एल्बम निकालकर एक एक तस्वीर को गौर से देखने लगा। मैं एल्बम के पन्ने पलटते गया, लेकिन मुझे उन दोनों आत्माओं की तस्वीर कहीं नजर नहीं आई। मन में विचार आया, हमारी एल्बम से ना सही, पड़ोसी काका की एल्बम में से शायद कुछ सुराग मिल जाए। मैं कुछ देर मां और पिताजी के घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगा। मां रोज पड़ोस के गांव के बड़े मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी और पिताजी गांव के भ्रमण पर। जैसे ही दोनों चले गए, मैं भी पड़ोस के काका के घर निकल गया। मैंने उनका दरवाजा खटखटाया। काकी ने अंदर से आवाज लगाई, कौन है? रुको, आती हूं। काकी दरवाजा खोलकर बोली, अरे बेटा सुरेश, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए। तो मैंने कहा, नहीं नहीं काकी, मैं ठीक हूं, मामूली सी चोट थी, घबराइए नहीं। वो दरअसल मां मंदिर गई है और पिताजी गांव में, तो अकेले अकेले क्या करता, सोचा काका से मिल लूं। तो काकी कहती है, हाँ, काका से ही मिलना है, काकी को तो कोई याद ही नहीं करता। मैंने कहा, नहीं नहीं काकी, ऐसी बात नहीं है। तो काकी कहती है, सब समझती हूं मैं, वैसे तेरे काका दरोगा जी से मिलने गए हैं, ना जाने क्या काम पड़ गया आज। पूछा तो कहते हैं कुछ काम है, कहीं जाते वक्त टोका मत करो। अब बताओ, मैं पूछूं भी ना? खाना ही बनाती रहूं, बर्तन ही धोती रहूं, यही काम रह गया है बस। खैर छोड़ो, मैं भी कहां अपनी सुनाने बैठ गई, तुम्हें कुछ पूछा तक नहीं। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूं। नहीं नहीं काकी, चाय बहुत पी ली आज, पानी ही ले आइए। मेरे यह कहते ही काकी किचन से पानी ले आई। अब मैं काकी से हंसते हुए कहता हूं, काकी अपनी शादी की एल्बम दिखाइए ना, मैं भी तो देखूं मेरी काकी पहले कैसी दिखती थी। काकी शर्मा कर बोली, अरे तू भी ना, रुक लाती हूं, कैसी थी क्या, ऐसी ही तो होंगी। काकी ने लकड़ी की पुरानी अलमारी में से एल्बम निकाली और उस पर से धूल झाड़कर मुझे पकड़ाई। लो देखो। मैं एल्बम देखने लगा, एल्बम के पन्ने पलटते गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई सुराग नजर आ जाए कि यकायक मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी।
मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। काका, काकी, माँ, पिताजी और उनके साथ वही दो आत्माएं जो मैंने देखी थी। मैंने काकी से कहा कि ये तस्वीर में माँ पिताजी के बगल में कौन खड़ा है? ये तस्वीर तो माँ पिताजी की शादी की है। काकी ने हड़बड़ी में एक झटके में मुझसे एल्बम छीन ली और बोली, चलो बस करो, अब बहुत देख ली एल्बम, आ तुझे कुछ और दिखाती हूँ। देख ये स्वेटर मैंने बनाई है तेरे काका के लिए, कैसी है? मैं उसी बात पर अड़ा रहा। काकी, बताओ ना कौन है ये दोनों? काकी मन ही मन कुछ सोचने लगी। बोली, मैं तुम्हें बता तो दूं, पर तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे, वादा करो। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा किसी को भी। ठीक है, बताती हूं। ये पगड़ी और धोती कुर्ते में तेरे दादाजी और लाल साड़ी वाली तेरी दादी जी हैं। मैं भौचक्का रह गया। मेरे पैरों तले तो मानो जमीन खिसक गई। दादा दादी? ये थे मेरे दादा दादी। मैं दौड़ा दौड़ा अपने घर चला आया। काकी पीछे से चिल्ला रही थी, अरे कहां चला, खाना तो खाकर जा। मैंने घर पहुंचकर फिर वही माँ पिताजी की शादी वाली एल्बम निकाली और वो तस्वीर ढूंढने लगा जो मैंने अभी अभी काकी के यहां देखी थी। मुझे वह तस्वीर मिल भी गई, लेकिन उससे दादा दादी गायब थे। मैंने गौर से देखा तो पाया कि किसी ने बड़ी ही चालाकी से फोटो को उतना ही काटा है जहां तक दादा दादी थे। कैंची से या किसी नुकीली चीज से। दिमाग में कई सवाल उठने लगे कि आखिर पिताजी तो मुझे बचपन से बताते रहे हैं कि दादा दादी उनकी शादी में बीमार थे, इसलिए एल्बम में नहीं है, और उन्हें फोटो खिंचवाने का भी कोई शौक नहीं था, इसलिए उनकी कोई फोटो हमारे पास नहीं थी। बचपन था तो कभी इस बात पर शक ही नहीं हुआ और ना ही ज्यादा ध्यान रहा, लेकिन अब शक होना स्वाभाविक था। पिताजी ने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों हमारे घर में कहीं भी दादा दादी की कोई फोटो नहीं है? क्या वह मुझसे कुछ छुपा रहे थे? और उस रात दादी मेरे लॉकेट पर पिताजी की तस्वीर देखकर गुस्से में क्यों थी? मैं पूरी पड़ताल में जुट गया। मैंने सीधे पिताजी से ये पूछना सही नहीं समझा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मुझे सच नहीं बताएंगे। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे जिनका जवाब मुझे किसी भी हाल में लेकर रहना था। अगले ही दिन मैंने पड़ोस के गांव के दूध वाले से मिलने की ठानी, जिसको भूत दिखा था पुलिया पर। शायद उसे कुछ संकेत दिया हो दादा दादी ने। मैं उसके घर जा पहुंचा। उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि वो अब कुछ सामान्य हैं। बहुत डर गए थे उस दिन भूत देखकर, वो भी दो। अभी आराम कर रहे हैं, तुम बैठो, मैं उन्हें बुला लाती हूं। वो यह कहकर भीतर चली गई। मैं बैठा बैठा इधर उधर देख ही रहा था कि मेरी नजर मेज पर रखी एक घड़ी पर गई। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये घड़ी तो शायद मैंने इससे पहले कहीं देखी है, मगर कहां? कि अचानक याद आया, ये तो मैंने काकी की एल्बम में देखी थी दादाजी के हाथ पर। लेकिन ये घड़ी दूध वाले के पास कैसे आई? मैं सोचने लगा। जैसे ही वह आया, मैंने उससे पूछा, मेरे दादा की ये घड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही है? वह अचंभित था, जैसे उसका कोई राज खुल गया हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे दबोच लिया। कहां भाग रहा था? बता, कहां से लाया ये घड़ी, बता। वो घबराया हुआ था, मानो उसकी कोई गलती पकड़ी गई हो। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा बाऊजी, वो घबराकर बोला। मैंने उसे और कसकर दबोच लिया। साफ साफ बता, वरना अभी तेरा काम किए देता हूं। नहीं नहीं बाऊजी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। वो तो मैं उस दिन रोज की तरह शाम को दूध देकर आ ही रहा था कि मैंने दो लोगों को टॉर्च जलाए पुलिया के पास देखा। वो किसी को दफना रहे थे। मैं चुपचाप देखता रहा। उनका चेहरा अंधेरे में मैं नहीं देख पाया, लेकिन जैसे ही वो वहां से गए तो मैंने मिट्टी खोदकर देखा तो वह बड़े बाऊजी और अम्मा जी थीं। मैं कुछ देर तो अवाक रह गया, लेकिन अम्मा जी के गहने और बाऊजी की घड़ी देखकर मेरा मन बदल गया। मैंने उनके बदन से सारी कीमती चीजें निकाल दी और वापस उनको वहीं दफना दिया। गरीब हूं साहब, छोड़ दो मुझे। मैं लालच में आ गया था साहब, मुझे माफ कर दो, मैंने उन्हें नहीं मारा। वो मुझसे दया याचना करने लगा। मेरा सर तो मानो फटने को था। जोर से चीख कर रोने का मन था मेरा, और उतना ही गुस्सा भी। मैं उसे सीधा पुलिस स्टेशन में दरोगा जी को सौंप आया और उनको पूरा वृतांत सुनाया। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि इसकी तो हम खूब खिदमत करेंगे लाठियों से,
और जिन लोगों ने भी यह काम किया है उनको हर हाल में पकड़ कर रहेंगे। दरोगा जी ने मुझसे कहा, घबराओ मत बेटा, घर जाओ और अपने पिताजी को यहाँ भेजो। हम पुलिया पर जाकर जांच शुरू करते हैं। जय हिंद बेटा, सब कुछ ठीक होगा, घबराओ नहीं। मेरा दिमाग अचानक घूम गया। जय हिंद, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? कैसे भूल गया कि हवलदार साहब को हर बात के अंत में जय हिंद कहने की आदत है। क्या दादी का संकेत दरोगा जी की तरफ था? क्या दरोगा जी इन सब में शामिल थे, या वो इनसे मदद लेने के लिए मुझसे कह रही थीं? मैं भागता भागता घर पर पहुंचा और अपने पिताजी से कहा कि आपने मुझसे अब तक दादा दादी के बारे में कोई जानकारी शेयर क्यों नहीं की? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि दादाजी कहां पर है? तो पिताजी मुझसे कहने लगे कि जब तू छोटी उम्र में था तो उस समय इस घटना को नहीं समझ सकता था, और जब तू बड़ा हुआ तो मैं अपने मुंह से इस घटना को बता नहीं सकता था, क्योंकि उस घटना को बताकर मुझे शर्म आती है। तो मैंने कहा कि नहीं, आप मुझे बताइए असली कहानी क्या है। तो पिताजी कहने लगे कि एक रात तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी माँ की इज्जत लूटने की कोशिश की, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। अब तुम बताओ, तुम्हारे दादाजी तुम्हारी माँ के लिए एक पिता समान है, लेकिन तुम्हारे दादाजी की नीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह अपनी ही बहू को गलत नजर से देख रहे थे, उसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। और जब तुम्हारी माँ ने उनके ऊपर ये आरोप लगाए, तब वो एक रात तुम्हारी दादाजी को साथ लेकर यहाँ से भाग गए। पिताजी के मुंह से ये घटना सुनकर मुझे पता चल गया था कि इस वजह से उन्होंने घर के अंदर कोई भी तस्वीर उनकी नहीं लगा रखी थी, और मुझे भी इसी बात के लिए झूठ कहा था कि दादाजी उस समय बीमार थे, क्योंकि वो इनकी इस घटना से नाराज थे। अब क्योंकि उन्हें तो ये मालूम ही नहीं था कि उनकी किसी ने हत्या कर दी है, तो मैंने पिताजी को सारा वाकया बताता हूं कि दादा दादी भागे नहीं थे, उन्हें मारा गया था पुलिया के पास। दूध वाले ने अपनी आंखों से देखा है। जल्दी से पुलिस स्टेशन चलिए पिताजी, मैंने कहा। पिताजी अचंभित थे। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ पिताजी, हाँ, ये सच है, आप बस चलिए तुरंत। मैं और पिताजी दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन चले आए। दरोगा जी वहां नहीं थे। हमने सिपाही से पूछा तो कहने लगा, दरोगा जी तो पुलिया की तरफ गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर सरपंच जी आए तो उन्हें यहीं बिठाकर रखना। मुझसे अब सब्र न हुआ। दारोगा जी पर पहले ही मुझे संदेह था, तो मैंने वहां से निकलने का फैसला किया। मैं और पिताजी पुलिया की ओर चले ही थे कि काका काकी और गांव के 2-3 लोग भी हमारे साथ चल दिए। पुलिया के पास पहुंचे ही थे कि बांसुरी की एक धुन हमें सुनाई दी। ये धुन मैं पहचानता था। ये वही धुन थी जिसने मुझे सम्मोहित किया था, और इसी धुन का संकेत दिया था दादी ने मुझे। मैंने सभी लोगों को चुप रहने का इशारा किया। थोड़ा पास जाकर देखा तो दूध वाला बांसुरी पर यह धुन बजा रहा था, और दरोगा जी उससे कह रहे थे कि क्या खूब बजाए हो, धुन भी और सुरेश की भी। और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। दूध वाला कहने लगा, अब उन्हें कौन समझाए कि हम दोनों ने ही बुड्ढे बुढ़िया को मारा है, और वह सुरेश तो मुझ तक पहुंच ही गया था, पर मैंने बाजी ही पलट दी। बेवकूफ कहीं का। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। पिताजी, काका और सब लोग चकित रह गए। सब लोग उठे और उन पर टूट पड़े और उन्हें गांव वालों के पास ले आए। जब सारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया तो उन्होंने सब सच सच बताना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने सच बताना शुरू किया तो मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। दरोगा ने कहा, इस दूध वाले ने और मैंने दोनों बुड्ढे बुढ़िया को मार डाला, और इतना ही नहीं, इस सरपंच के कपड़े पहने ताकि कोई देख भी ले तो शक इस सरपंच पर पड़ जाए। हमने पहले उन्हें अधमरा किया और बांसुरी की धुन बजाकर उनके ऊपर कूदने लगे। बेचारे बूढ़ों को लगा होगा कि उनका बेटा उन्हें मार रहा है, और ये सब हमने इस सरपंच की बीवी के कहने पर किया। उसका और इस दूध वाले का चक्कर चल रहा था कि एक दिन बुढ़े ने देख लिया। बेचारा बता भी नहीं पाया होगा सरपंच जी को। बूढ़े ने बहुत चेताया भाभी जी को कि मैं बोल दूंगा, सुधर जाओ, अभी भी मौका है। लेकिन बूढ़े को क्या पता था कि मौका तो अब उसके पास सांस लेने का भी नहीं है। हमने बूढ़े के खिलाफ रेप की झूठी FIR दर्ज की, और क्या गजब की एक्टिंग की। भाभी जी ने उस दिन इज्जत लुटने की।
बस फिर क्या था, सरपंच जी ने हमारे हवाले कर दिया बुड्ढे बुढ़िया को, और हमने भाभी जी के इशारे पर मरवा दिया। पूरा 5 करोड़ देने वाली थी वो मुझको, और इसका तो फायदा था ही, बस फिर क्या था, मार डाला। सबके सब दंग रह गए। मैं और पिताजी तो रो रो कर बेहाल थे। शहर से पुलिस आई और दूध वाले को, दरोगा को और मां को लेकर चली गई। मां की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला साफ नजर आ रही थी। मैं और पिताजी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे कि तभी एक तेज रोशनी चमकी। दादा और दादी हम सबके सामने थे। पिताजी जमीन पर गिर पड़े। मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो पिताजी, मुझसे भूल हो गई। दादा दादी ने उन्हें उठाया, उनके आंसू पूछे और कहने लगे, भूल तो बेटा हमसे हो गई जो हमने सोचा कि तुमने हमें मारा है। अब हम शांति से मुक्ति पा सकेंगे। सत्य की राह पर चलना, अन्याय का सामना करना। हमें तुम पर नाज है सुरेश, अपने पिता का ख्याल रखना। तुमने हीरा पाया है, इसे संजो कर रखना। और एक तेज रोशनी के साथ वो दोनों गायब हो गए। कुछ दिन बाद पता चला कि वो दूध वाला और मेरी माँ पुलिस की गिरफ्त से भाग निकले। उस दिन के बाद मैंने उनकी सारी यादें जला दी, उनकी तस्वीर, उनके कपड़े, फर्नीचर और सब कुछ। तो दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो यहीं पर पूरी होती है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बाकी आप और कैसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करता हूं, और आपके जो भी फीडबैक मुझे मिलते हैं वो मैं अगले वीडियो पर अप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आपके जो भी पॉइंट्स हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्टोरी के लिए वेट कीजिए और अपना ख्याल रखिए।